गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हम जो चालुक्य वंश पढ़ रहे थे उसमें हम आज अगला जो चालुक्य वंश है यानी कि पश्चिमी यानी कि कल्याणी के चालुक्यों की हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो कल्याणी के चालुक्य का जो उदय है यानी कि कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय कब होता है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रकूटों के पतन के बाद उनका उदय होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि कल्याणी के जो चालुक्यों का जो कल्याणी के चालुक्यों का जो उदय किसके द्वारा, तैलप द्वितीय के द्वारा किया जाता है। और उसने जो राष्ट्रकूट वंश है यानी कि कर्क द्वितीय को पराजित करके यानी कि कल्याणी के चालुक्य वंश की वो नींव डालता है दोस्तों। ठीक है, जहाँ पर राष्ट्रकूट राजवंश था वहीं पर उन्होंने यानी कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, देखिएगा, इनको पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण भारत के अंदर जो पश्चिमी दिशा के में होने के कारण उनको पश्चिमी यानी कि पश्चिमी कल्याणी के चालुक्य कहा गया है। देखिएगा, जो कल्याणी के चालुक्यों का जो मूल स्थान था दोस्तों, ये केरल के आसपास वाला जो क्षेत्र था यानी कि कन्नड़ प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्र में ये स्टेब्लिश्ड थे। ठीक है, तो उनका मूल स्थान कहाँ हो गया दोस्तों, कन्नड़ प्रदेश यानी कि केरल के आसपास के क्षेत्र में। देखिएगा, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता दोस्तों कौन होता है, तैलप द्वितीय होता है। ठीक है, यानी कि तैलप द्वितीय इस वंश का संस्थापक भी कहा जाता है और उन्होंने जो राष्ट्रकूटों से स्वतंत्रता प्राप्त भी करता है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो कल्याणी के जो चालुक्य है उनका जो राजकीय चिन्ह तो वराह है। वराह का मतलब विष्णु थे। ठीक है, उनका राजकीय चिन्ह या राज चिन्ह कौन था दोस्तों, वराह था दोस्तों। जैसे तैलप द्वितीय से पहले अनेक शासक भी है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि तैलप द्वितीय को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्योंकि इससे पहले यानी कि तैलप द्वितीय के पहले कीर्तिवर्मा थर्ड, तैलप फर्स्ट, विक्रमादित्य थर्ड, भीमराज और अय्यड़ फर्स्ट भी था। और इसके साथ ही फिर विक्रमादित्य चतुर्थ का नाम भी इसमें मिलता है दोस्तों हम पहले की बातें हम थोड़ा सा और भी लेंगे कि हम इन चालुक्य यानी कल्याणी के चालुक्य के किन किन शासकों के बारे में अपन पढ़ेंगे दोस्तों। देखिएगा, मैंने एक डायग्राम बनाया, आप भी इसको डायग्राम को बनाएगा। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं तैलप के बाद हम बात करेंगे जो तैलप के दो पुत्र होते हैं यानी कि एक सत्याश्रय और एक दशवर्मा। ठीक है, देखिएगा, सत्याश्रय जो था ये शासक तो बनता है लेकिन इसके कोई लड़का नहीं हुआ यानी कि इसका उत्तराधिकारी नहीं हुआ, तो उसकी गद्दी इसका भाई है दशवर्मा संभालता है। ठीक है, फिर दोस्तों क्या होता है कि दशवर्मा के भी दो पुत्र होते हैं, एक विक्रमादित्य फिफ्थ और एक जयसिंह द्वितीय। ठीक है, लेकिन विक्रमादित्य के पश्चात उसकी जो गद्दी है वो जयसिंह द्वितीय संभालता है। ठीक है, जो जयसिंह द्वितीय के एक पुत्र होता है सोमेश्वर। इस सोमेश्वर आगे जाकर गद्दी को संभालता है। इसके बाद में सोमेश्वर जो फर्स्ट है इसके भी दो पुत्र होते हैं, एक सोमेश्वर द्वितीय और एक विक्रमादित्य षष्ठ यानी कि छठवें नंबर का है। ठीक है, और फिर बाद में दोस्तों इस विक्रमादित्य के बाद में उसका पुत्र होता है सोमेश्वर थर्ड। ठीक है, सोमेश्वर थर्ड के पश्चात दोस्तों इसके दो पुत्र होते हैं, एक जगदेकमल सेकंड और तैलप थर्ड होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और फिर तैलप थर्ड के बाद में सोमेश्वर फोर्थ राजगद्दी को संभालता। दोस्तों ये आपको याद करना है, यानी कि ये क्रम आपको याद करना है, यानी कि इन शासकों ने शासन को चलाया था। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं दोस्तों, हम एक एक शासक के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम तैलप द्वितीय की चर्चा करते हैं। देखिएगा, जो तैलप द्वितीय था दोस्तों, ये कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, उसने राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को पराजित किया और उसको पराजित करके इसने चालुक्य वंश यानी कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, इसने अंतिम राष्ट्रकूट शासक यानी कि कर्क द्वितीय को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करता। ठीक है, देखिएगा, तैलप जो द्वितीय ये भी थोड़ा एक पराक्रमी शासक था। इसने दोस्तों ये क्या करता है, यानी कि परमार जो शासक था यानी मुंज से बार बार पराजित होता, लेकिन अंत में दोस्तों ये विजय यानी कि तैलप द्वितीय विजय होता है और मुंज को उस युद्ध के अंदर उसको मार भी देता है। ठीक है,
तेलप द्वितीय के पूर्व के देखिएगा, तेलप द्वितीय के जो पूर्व यानी कि पहले कौन कौन शासक बनते हैं दोस्तों, मैंने पहले आपको बता दिया था कि तेलप द्वितीय से पहले कीर्तिवर्मा थर्ड शासक बनता है, फिर तेलप फर्स्ट शासक बनता है, एक विक्रमादित्य थर्ड, एक भीमराज और एक अय्यण। देखिएगा ये अय्यण है, ठीक है, अय्यण या अय्यण फर्स्ट शासक बनते हैं। फिर दोस्तों इसके पश्चात विक्रमादित्य चतुर्थ के नाम से नाम मिलते हैं। तो ये दोस्तों ये तैलप द्वितीय से पहले शासक, लेकिन इतने ये पावरफुल नहीं, क्योंकि ये राष्ट्रकूटों के अधीन यानी कि इनके सामंत थे, यानी कि इनके यहाँ इनके अधीन होकर वो कार्य करते थे, ठीक है। लेकिन तैलप द्वितीय ने जो राष्ट्रकूट शासक यानी कि जो कर्क द्वितीय है उसको पराजित करके स्वतंत्र अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है और कल्याण के चालुक्य वंश की भी नींव डालता है, यानी कि उसको संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है। देखिएगा ये जो मैंने आपको बताया दोस्तों, जैसे कीर्तिवर्मा थर्ड, तैलप फर्स्ट, विक्रमादित्य थर्ड, भीमराज अय्यण फर्स्ट और विक्रमादित्य चतुर्थ, ये सभी किसके सामंत थे दोस्तों, ये राष्ट्रकूटों के सामंत थे। दोस्तों मैंने आपको कई बार बता दिया कि सामंत क्या होता है, यानी किसी सम्राट के अधीन काम करना सामंत कहलाता है। और सामंत का काम होता है दोस्तों, यानी कि सम्राट के अधीन रहकर उसकी सेवा करना और उसकी जो नीड यानी कि जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता की वो पूर्ति करना। जैसे इकोनॉमिक सिस्टम से ले लीजिएगा या आप सैनिक व्यवस्था से ले लीजिएगा, इन सभी से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक अभिलेख है, एक नीलगुंड एक अभिलेख है, ठीक है। इस नीलगुंड अभिलेख से हमें जानकारी यही मिलती है कि जो अय्यण प्रथम ने राष्ट्रकूट शासक यानी कि कृष्ण थर्ड की पुत्री से विवाह किया और उनसे उत्पन्न पुत्र विक्रमादित्य चतुर्थ था, ठीक है। और विक्रमादित्य चतुर्थ ने भी अपना विवाह कलचुरी के राजा लक्ष्मण सेन की पुत्री बौंथा देवी से वो विवाह करता है और फिर इनसे जो उत्पन्न जो पुत्र होता है वो तैलप द्वितीय होता। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। एक नीलगुंड अभिलेख है, इसमें जो तैलप द्वितीय है उसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि तैलप द्वितीय विक्रमादित्य चतुर्थ ने भी अपना विवाह जो कलचुरी के राजा लक्ष्मण सेन की पुत्री से यानी कि बौंथा देवी से विवाह करता है और इनसे उत्पन्न जो पुत्र था वो तैलप द्वितीय था दोस्तों, ठीक है। कुछ विशेष बात और कर लेते हैं दोस्तों, देखिएगा ये सभी शासक बीजापुर, कौन से शासक दोस्तों, जो कर्नाटक यानी कि सभी जो शासक बीजापुर कौन कौन से, जैसे कीर्तिवर्मा थर्ड है, तैलप फर्स्ट है, विक्रमादित्य थर्ड है, भीमराज है, अय्यण फर्स्ट है, विक्रमादित्य चतुर्थ है, ये सभी दोस्तों क्या है, ये बीजापुर यानी कर्नाटक था उसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर शासन करते थे, ठीक है। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया दोस्तों, धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार किया और वो शासक बना, ठीक है। देखिए कैसे, आपको पता है जो कृष्ण थर्ड है यानी कि एक राष्ट्रकूट शासक था दोस्तों, कृष्ण थर्ड के उत्तराधिकारी, देखिएगा इसके दो उत्तराधिकारी होते, एक खोटिक, देखिएगा एक है खोटिक और एक कर्क सेकंड के समय में राष्ट्रवंश की स्थिति अत्यंत दुर्बल हो गई थी। यानी कि जब राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण थर्ड है, इसकी मृत्यु के पश्चात इसके दो उत्तराधिकारी, एक तो खोटिक होता है और एक कर्क सेकंड होता है। इनके समय दोस्तों क्या होता है कि जो राष्ट्रकूट वंश की जो स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, दुर्बल हो गई थी। इसी का मौका पाकर दोस्तों आपको पता है तैलप द्वितीय ने इसका लाभ उठाकर राष्ट्रकूटों की जो राजधानी मान्य खेत पर क्या कर देता है दोस्तों, आक्रमण कर देता है और राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को पराजित करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है, ठीक है दोस्तों। तो बात समझ गई, ठीक है। देखते हैं आगे, देखिएगा जो प्रबंध चिंतामणि, देखिएगा जो एक किताब है प्रबंध चिंतामणि जिसके राइटर दोस्तों मेरुतुंग था। इस प्रबंध चिंतामणि में हमें किसकी जानकारी मिलती है, यह जानकारी मिलती है कि तैलप द्वितीय का परमार शासक मुंज से लंबा संघर्ष हुआ। कहा जाता है कि तैलप ने मुंज को 6 बार पराजित करता है, लेकिन अंत में जो तैलप द्वितीय विजय हो जाता है। कहने का मतलब ये होगा कि तैलप द्वितीय और मुंज के मध्य युद्ध होता है,
तो लगभग 6 बार तो परमार शासक मुंज जीतता है, लेकिन एंड में दोस्तों विजय किसकी होती है, तैलप द्वितीय की होती है, और मुंज इस युद्ध में मारा जाता है। यह जानकारी यानी कि मेरु तुंग के द्वारा लिखी गई प्रबंध चिंतामणि से यह हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली है कि जो तैलप द्वितीय है जिसने राष्ट्रकूट यानी कि कल्याणी के चालुक्य वंश की वो नींव डालता है, यानी कि राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को पराजित करके। ठीक है, अब हम एक क्रम से हम पढ़ेंगे शासकों के बारे में, देखिएगा। फिर इसके पश्चात मैंने आपको कहा था कि जो तैलप द्वितीय का जो पुत्र होता है, 2 पुत्र होते हैं, एक तो सत्याश्रय और एक दशवर्मा। ठीक है, तो सत्याश्रय भी शासक बनता है, लेकिन इसके कोई पुत्र नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था, तो फिर उसकी सत्ता उसके भाई दशवर्मा के हाथों में चली जाती। तो हम आगे बात देखिएगा। सत्याश्रय दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड था 997 ईस्वी से लेकर 1006 ईस्वी तक वो शासन करता है। ठीक है, देखिएगा इसके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह भी अपने पिता के समान ही पराक्रमी था, यानी कि तैलप द्वितीय के समान ही एक पराक्रमी शासक था, लेकिन इसने पराजित किया। किस किस को पराजित किया, देखिएगा। एक तो दोस्तों शिलाहार वंशीय शासक, यानी कि शिलाहार वंशीय शासक है, यानी कि शिलाहार वंशीय शासक यानी उत्तरी कोंकण वाले उस शासक यानी कि अपराजित को पराजित किया। एक गुर्जर शासक है, यानी गुर्जर शासक चामुंड राज को भी उसने पराजित किया। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ये अपने पिता यानी कि तैलप द्वितीय के समान ही पराक्रमी था, क्योंकि उसने 2 वंशीय शासकों को पराजित किया। एक गुर्जर शासक चामुंड राज को पराजित किया और एक उत्तरी कोंकण के शिलाहार वंशीय शासक अपराजित को भी वो पराजित करता है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा इस समय यानी कि 997 से लेकर 1006 के मध्य जो सत्याश्रय है, इसका मुख्य शत्रु दोस्तों क्या था कि एक चोल शासक था, राजराज प्रथम। देखिए दोस्तों, चोल शासकों में राजराज प्रथम इतना पावरफुल शक्तिशाली राजा था कि उसने अपने जो दक्षिण पूर्वी जो द्वीपीय देश है समथिंग 1000 से लेकर 1500 द्वीपों पर अपना अधिकार किया। ठीक है, क्योंकि इसकी जो सैन्य शक्ति थी यानी कि नौसेना थी, ये बहुत ही पावरफुल थी। तो एकमात्र ऐसा ही राजा था यानी कि चोल शासक, यानी कि चोलों के अंदर राजराज प्रथम की जो नौसेना वाली जो सेना थी बहुत ही पावरफुल थी, इसीलिए उसने समथिंग 1000 से लेकर 1500 द्वीपों पर अपना अधिकार किया। ठीक है, तो इसीलिए यानी कि सत्याश्रय का समय जो 997 से लेकर 1006 के मध्य इसका मुख्य शत्रु यानी कि चोल राजराज प्रथम था दोस्तों। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, 1006 ईस्वी में इसने यानी कि सत्याश्रय ने वेंगी पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लेता है। यानी कि उसने जो वेंगी की जो चालुक्य है यानी कि वेंगी है, वेंगी पर दोस्तों उसने अधिकार किया, 1006 में आक्रमण करता है और उसको अपने अधिकार में ले लेता है। तो दोस्तों ये तो सत्याश्रय था। ठीक है, तैलप द्वितीय का पुत्र था। देखिए, अब हम विक्रमादित्य फिफ्थ की हम बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, विक्रमादित्य की अगर हम बात करें तो इसकी चर्चा अगर करें तो देखिएगा, जो विक्रमादित्य है इसका जो टाइम पीरियड था वो 1006 से लेकर 1025 तक वो शासन करता है। इसके बारे में अगर देखें तो देखिएगा, सत्याश्रय का कोई पुत्र नहीं था दोस्तों। ठीक है, मैंने कहा सत्याश्रय का कोई पुत्र नहीं था, अतः उसके बाद उसका एक भतीजा है विक्रमादित्य फिफ्थ है, वो 10 वर्मा का पुत्र था जो राजा बनता है। यानी कि ये जो विक्रमादित्य फिफ्थ था, ये जो सत्याश्रय का क्या था दोस्तों, ये उसका भतीजा था, ये 10 वर्मा का पुत्र था, तो ये राजा बनता, जो बाद में जाकर क्या करते हैं, राजा बनता। देखिएगा, एक कौथेम लेख है, इस कौथेम लेख में उसे यशस्वी तथा दानशील शासक बताया गया है। यानी कि जो कौथेम एक लेख से ये जानकारी मिलती है कि जो विक्रमादित्य फिफ्थ है ये बड़ा ही दानशील व्यक्ति था, बहुत ही यशस्वी शासक था। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही अपन पढ़ेंगे। अब देखिएगा, जयसिंह द्वितीय, अब जयसिंह द्वितीय शासक बनता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जयसिंह द्वितीय का जो टाइम पीरियड था 1015 से लेकर 1043 ईस्वी तक वो शासन करता है। बात करते हैं, देखिएगा विक्रमादित्य फिफ्थ था, उसका ये भाई था दोस्तों। ठीक है, जयसिंह द्वितीय। ठीक है, तो विक्रमादित्य के पश्चात उसका जो भाई था जयसिंह द्वितीय यानी कि शासक बना, और उसके समय में दोस्तों जयसिंह द्वितीय के समय में मालवा की जो परमार शासक है राजा भोज, देखिएगा राजा भोज। ठीक है, वही राजा भोज, कहाँ, हाँ वही आप समझ गए दोस्तों। ठीक है,
तो इसके समय जयसिंह द्वितीय यानी कि मालवा के परमार शासक राजा भोज ने कल्याणी के चालुक्यों पर दोस्तों वो आक्रमण कर देता है, राजा भोज, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि बाद में जयसिंह द्वितीय ने राजा भोज को पराजित कर देता है इस युद्ध में, और उसने लाट और कोंकण पर भी अधिकार कर लेता है। किसने? जयसिंह द्वितीय के द्वारा, ठीक है। तो लाट और कोंकण पर अधिकार कर लेता है और उसने राजा भोज को भी पराजित कर देता है दोस्तों, ठीक है। आगे अगर बात करें तो देखिएगा 1019 में होता क्या है कि 1019 ईस्वी में वेंगी के शासक विमलादित्य, देखिएगा वेंगी का जो शासक था विमलादित्य की मृत्यु के बाद उसके चोल राजकुमारी यानी कि कुंदवई देवी से उत्पन्न पुत्र राजराज, ठीक है, तथा उसके सौतेले भाई विष्णुवर्धन विजयादित्य सेकंड के बीच में दोस्तों क्या हो जाता है? संघर्ष हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा यानी कि इस संघर्ष में दोस्तों क्या होता है, यानी कि जो विजयादित्य सेकंड और राजराज के मध्य जब युद्ध होता है तो इस राजराज की तरफ से यानी कि राजराज की तरफ से देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, जो विजयादित्य है विजयादित्य यानी कि विष्णुवर्धन विजयादित्य है, इसे विजय दोनों के मध्य राजराज के मध्य युद्ध होता है। तो दोस्तों जो जयसिंह द्वितीय था यानी कि जो कल्याणी का जो चालुक्य वंश का शासक जयसिंह, ये दोस्तों विष्णुवर्धन यानी कि विजयादित्य की तरफ से इसकी सहायता देता है, किसके विपक्ष जाकर? राजा प्रथम के विपक्ष जाकर उसको क्या करता है? इसकी सहायता करता है और चाहता है कि वो वेंगी पर अधिकार कर ले, और वेंगी पर अधिकार कर आक्रमण करता है कौन? विजयादित्य जो सेवंथ है वो, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको पता है जी राजराज जो प्रथम ये चोल शासक था, तो दोस्तों इस राजराज प्रथम की सहायता करने वाला शासक था, बहुत ही पावरफुल शासक राजेंद्र प्रथम था। तो इसकी सहायता कौन करता है? राजेंद्र प्रथम करता है, जो चोल शासक था। यानी कि इसने क्या किया? राजेंद्र प्रथम ने अपनी सेना को 2 भागों में डिवाइड किया। कैसे किया? एक सेना थी, ठीक है, जैसे एक सेना थी, ये वाली एक सेना थी, इस सेना का नेतृत्व स्वयं राजेंद्र प्रथम करता है, और मास्की के युद्ध, एक युद्ध होता है मास्की, देखिएगा ऐसे लिखिएगा मास्की, ठीक है, मास्की का अभिलेख भी है दोस्तों, ठीक है। तो मास्की के युद्ध में यानी कि जयसिंह जो द्वितीय है उसको पराजित कर देता है, कौन? यानी कि राजेंद्र प्रथम, ठीक है। फिर दूसरी जो सेना थी, ये दूसरी सेना, इस दूसरी सेना पर विजयादित्य को पराजित किया जाता है और वेंगी पर क्या दोस्तों क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं, कौन? चोल शासक राजेंद्र प्रथम। इसका मतलब इस युद्ध के अंदर दोस्तों यानी कि राजराज प्रथम की विजय होती है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि अगला जो हमारा जो अगला जो टॉपिक है जो दोस्तों यानी कि चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लास ये चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ से मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए, ठीक है। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। हम बात करते हैं अगले जो शासक हैं यानी कि सोमेश्वर प्रथम की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा सोमेश्वर जो प्रथम है दोस्तों ये सोमेश्वर प्रथम है, यह जो इसका जो टाइम पीरियड 1043 से लेकर 1068 तक वो शासन करते हैं। इसको थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गई है PDF बनाने में, ठीक है। तो देखिएगा यानी कि इसने अपनी राजधानी, किसने? सोमेश्वर प्रथम ने अपनी राजधानी मान्यखेत, ठीक है, मान्यखेत से हटाकर कल्याणी को अपनी राजधानी बना लेता है। तो इसको याद रखिएगा ऐसे, किसने? इसे सोमेश्वर प्रथम ने, इसने अपनी राजधानी मान्यखेत से हटाकर कल्याणी को राजधानी बनाता है, क्योंकि इससे पहले पश्चिमी चालुक्य वंश की जो राजधानी दोस्तों मान्यखेत थी, लेकिन जब सोमेश्वर प्रथम शासक बनता है तो अपनी राजधानी को यानी कि अपने कैपिटल को चेंज कर देता है, मान्यखेत से हटाकर कहाँ कर लेता है दोस्तों? कल्याणी कर लेता है। इसने देखिए ये मगध है, कलिंग है और अंग है, इसने मगध, कलिंग, अंग को अपने अधिकार में कर लेता है, यानी कि इन पर आक्रमण करता है और अपने अधिकार में कर लेता है। इस बात की जानकारी दोस्तों हमें एक लेख है, नांदेड़ का लेख है, इस नांदेड़ के अभिलेख या लेख से हमें जानकारी मिलती है कि सोमेश्वर प्रथम ने मगध, कलिंग और अंग पर अधिकार कर लेता है, युद्ध करके उसको जीत जाता है और उस पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगे देखें
तो चोलों के सिवाय अन्य सभी युद्धों में उसने जीत हासिल की। यानी कि चोलों के अलावा दोस्तों जो चोलों के सिवाय अन्य सभी युद्धों में उसने जीत हासिल की। यानी कि उसने चोलों को नहीं जीत सका, लेकिन जो अन्य सभी है जैसे मगध, कलिंग, अंग पर उसने विजय प्राप्त की। यहाँ तक कि राजा भोज को भी उसने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि ये जो मालवा का शासक था राजा भोज, उसको भी आत्मसमर्पण करने के लिए इतना मजबूर कर दिया कि वो राजा भोज उसकी अधीनता स्वीकार उसने कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमने बात की सोमेश्वर प्रथम के बारे में। ठीक है, इसकी और बात अगर करें दोस्तों तो देखिएगा, आगे बात करते हैं। देखिए ये तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ओके, देखिएगा यानी कि इस जो सोमेश्वर फर्स्ट है और राजराज प्रथम के मध्य दोस्तों दो युद्ध होता है। एक तो कोप्पम का युद्ध होता है, एक कुंडल संगमम का युद्ध होता है। देखिएगा, कोप्पम और कुंडल संगमम का युद्ध होता है, और इन दोनों ही युद्ध में दोस्तों राजराज प्रथम जीत जाता है। राजराज प्रथम जीत जाता है क्योंकि ये भी ये भी बहुत ही पावरफुल शासक था। क्योंकि जब इस राजा प्रथम से ये सोमेश्वर प्रथम हार जाता है तो बड़ा ही व्याकुल होता है और बड़े सदमे में चला जाता है। तो दोस्तों ये अपनी स्वेच्छा से क्या है, तुंगभद्रा नदी में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। कौन? ये सोमेश्वर प्रथम। ठीक है, तो कोप्पम का युद्ध और कुंडल संगमम का युद्ध आप याद रखिएगा, ये सोमेश्वर प्रथम और राजराज प्रथम के मध्य होता है। और इस युद्ध में राजराज प्रथम दोनों युद्धों में विजित होता है। इससे व्याकुल होकर सदमे में आकर दोस्तों जो सोमेश्वर प्रथम है तुंगभद्रा नदी में डूबकर अपनी हत्या कर लेता है, यानी आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, वो तो हमने बात कर ली सोमेश्वर प्रथम के बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं सोमेश्वर द्वितीय के बारे में। अगर देखें तो सोमेश्वर द्वितीय के बारे में देखिएगा, इसका जो टाइम पीरियड था 1068 से लेकर 1076 तक वो शासन करता है। इसकी हम चर्चा करें तो देखिए इसकी क्या क्या बातें हैं। देखिए आप, इसका छोटा भाई प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी था दोस्तों। किसका? इस सोमेश्वर द्वितीय का छोटा भाई बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। चोल नरेश वीर राजेंद्र फर्स्ट ने सोमेश्वर फर्स्ट के राज्य पर आक्रमण किया। सोमेश्वर द्वितीय के भाई विक्रमादित्य षष्ठ ने चोलों से संधि कर ली। तब वीर राजेंद्र ने अपनी एक पुत्री का विवाह विक्रमादित्य से कर देता है। देखिएगा, अब यहाँ से यानी कि जो चोल जो शासक हैं है ना, चोल शासक क्या करते हैं कि कल्याणी के चालुक्य वंश में इंटरफेयर कर देना प्रारंभ कर देता है। कैसे कि जैसे जो सोमेश्वर द्वितीय उसका एक भाई था विक्रमादित्य सिक्स, ये चोलों से संधि कर लेता है। और जो वीर राजेंद्र है इसने क्या किया, इस विक्रमादित्य की शादी अपनी पुत्री से कर देता है। ठीक है, क्योंकि सोमेश्वर प्रथम इसके दो पुत्र सोमेश्वर और विक्रमादित्य। ठीक है, तो इसके साथ शादी कर देता है। और दोस्तों आगे को होता क्या है कि अब राजेंद्र द्वारा सोमेश्वर द्वितीय पर दबाव डाला कि क्या दबाव डाला, अपने दामाद, यानी कौन दामाद, जो आपका विक्रमादित्य सिक्स है, इस दामाद को चालुक्य राज्य के दक्षिणी भाग पर अपना युवराज बना देता है। और दबाव डालने के बाद में दोस्तों सोमेश्वर जो चोल साम्राज्य कल्याणी है उसका दक्षिणी भाग है उसको सौंप देता है, यानी उसके अधिकार में दे देता है। ठीक है, उस तरह इसी तरह चालुक्य राज्य है, यानी कि कल्याणी के जो चालुक्य राज्य है, ठीक है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक तो किसके हाथों में चला जाता है, विक्रमादित्य सिक्स के हाथों में चला जाता है, और बाकी चालुक्य वंश के शासकों के हाथों में होता है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, जो सोमेश्वर है फिर क्या करता है, सोमेश्वर द्वितीय क्या करता है, यानी कि विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए सोमेश्वर ने क्या किया, अपने साथ कुलोतुंग को लेकर, यानी कि सोमेश्वर और द्वितीय और कुलोतुंग दोनों मिलकर विक्रमादित्य पर आक्रमण कर दिया जाता है। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि जो विक्रमादित्य तो चोलों का दामाद था, तो चोल शासक थे वो किसका साथ देंगे, विक्रमादित्य सिक्स का साथ देंगे। तो दोस्तों इस युद्ध में दोनों संयुक्त रूप से, यानी कि सोमेश्वर द्वितीय और कुलोतुंग दोनों मिलकर विक्रमादित्य पर आक्रमण किया। तब दोस्तों क्या होता कि जो
चोलों ने सोमेश्वर द्वितीय को पराजित कर देता है। और दोस्तों इस युद्ध के अंदर क्या होता है, जो कुलोत्तुंग है युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाता है और चोल शासक क्या करते हैं, सोमेश्वर द्वितीय को बंदी बना लेते हैं और कारागार में डाल दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आप याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, अब होता क्या है कि सोमेश्वर की मृत्यु के बाद यानी कि उसको कारागार में डाल देने के बाद में अब शासक बनेगा कौन, यानी कि चोलों का दामाद विक्रमादित्य शिक्ष ही क्या बनेगा, शासक बनेगा, जो 1076 से लेकर 1126 ईस्वी तक वो शासन करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिएगा इसके समय दोस्तों क्या होता है कि विक्रमादित्य शिक्ष क्या करता है दोस्तों, एक वंश चलाता है, एक संवत चलाता है दोस्तों, वो है चालुक्य विक्रम संवत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यानी कि चालुक्य विक्रम संवत चलाने वाला शासक कौन था, विक्रमादित्य शिक्ष था। ठीक है, इसके राज्यारोहण के पश्चात दोस्तों क्या होता है, चोल चालुक्य संघर्ष रुक जाता है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि चोल और चालुक्य जो चालुक्य वंश है यानी कि विक्रमादित्य शिक्ष से पहले दोनों ही राजवंशों के अंदर बहुत ही संघर्ष होता है। लेकिन दोस्तों चोलों का दामाद कौन बन जाता है, विक्रमादित्य बन जाता है, क्योंकि इस सोमेश्वर के साथ राजेंद्र प्रथम अपनी पुत्री का विवाह करता है। तो दोस्तों इनमें बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठता और मित्रता हो जाती है। तो इस विक्रमादित्य के समय चोल और चालुक्य जो संघर्ष था वो थोड़ा सा रुक जाता है। और कहा जाता है दोस्तों विक्रमादित्य के शासनकाल में यानी कि बिल्कुल शांतिपूर्ण व्यवस्था थी। शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ साथ दोस्तों विक्रमादित्य कला और साहित्य में बड़ी रुचि लेता था। उसने देखिएगा जो विक्रमादित्य है इसने विक्रम नगर बसाया, वहाँ पर एक भगवान विष्णु का मंदिर बनाता है और एक बड़ी झील का निर्माण भी करता है। कौन, विक्रमादित्य शिक्ष करता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है इसकी मृत्यु के पश्चात, किसकी, विक्रमादित्य शिक्ष की मृत्यु के पश्चात कल्याणी के चालुक्यों का पतन प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आगे बात अगर करें फिर होता क्या है, इसकी मृत्यु के पश्चात एक बार वापस आइएगा, देखिएगा इसके समय में, क्योंकि आपको पता है कि ये जो विक्रमादित्य यानी कि कला और साहित्य का प्रेमी था, इसके दरबार में दोस्तों दो विद्वान रहते दरबारी की, एक तो विज्ञानेश्वर और एक विल्हण यानी कि वो कश्मीरी पंडित था विल्हण। देखिएगा इस विज्ञानेश्वर ने दोस्तों एक स्मृति यज्ञवल्क्य की स्मृति उस पर एक टीका लिखा था और उस टीका का नाम था मिताक्षरा। ध्यान दीजिएगा, मिताक्षरा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसवी, यज्ञवल्क्य की स्मृति पर उसने टीका लिखी। किसने, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा टीकी। इसके अलावा देखिएगा एक शासक था कश्मीरी यानी कि जो क्या नाम है उसका दोस्तों, उसका नाम है विल्हण। ठीक है, इस विल्हण ने दोस्तों एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है दोस्तों विक्रमांगदेव चरित। ठीक है, देखिएगा विक्रमांगदेव चरित, ये किताब लिखी किसने, विल्हण ने। देखिएगा ये विल्हण कैसे लिखते हैं, देखिए इसको भी देख लीजिएगा, विल्हण, देखिएगा वी आधा लहण, विल्हण ने ये किताब लिखी विक्रमांगदेव चरित, जो एक कश्मीरी विद्वान था, पंडित था। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे बात अगर करें तो याद रखिएगा अब शासक कौन बनेगा, सोमेश्वर थर्ड बनेगा, जिसका जो टाइम पीरियड था 1123 से लेकर 1138 तक वो शासक बनते हैं। ठीक है, और इसके समय में भी दोस्तों ये भी स्वयं एक विद्वान था, इसने एक किताब लिखी मानसोल्लास। देखिएगा मानसोल्लास किताब खुद लिखता है कौन, सोमेश्वर थर्ड है। ठीक है, क्योंकि ये मानसोल्लास एक शिल्प शास्त्र था। ठीक है, शिल्प से संबंधित था ये। देखिएगा ये जो सोमेश्वर थर्ड था इसने उपाधि धारण की, एक तो भूलोक मल की उपाधि धारण करता है, एक त्रिभुवन मल की उपाधि भी धारण करता है। दो उपाधि धारण करता है, एक तो भूलोक मल और एक त्रिभुवन मल की उपाधि धारण करता है। देखिए 1033 में चोलों की सेना ने गोदावरी नदी के तट पर सोमेश्वर थर्ड को बुरी तरह से पराजित कर देता। किसको, चोलों की जो सेना थी वो सोमेश्वर थर्ड को पराजित कर दिए। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों दो शासक बनते हैं। ठीक है, एक जगदेकमल सेकंड और एक तेलप थर्ड। ठीक है, ये दोनों ही दोस्तों सोमेश्वर थर्ड के पुत्र थे। इसमें अगर तेलप थर्ड की अगर बात करें तो तेलप थर्ड के समय में होयसल, कलचुरी, यादव आदि राज्य स्वतंत्र हो चुके थे, क्योंकि ये बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति थे। इसके साथ ही क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि जो विक्रमादित्य के पश्चात में दोस्तों जो कल्याणी के चालुक्य वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है। फिर सोमेश्वर थर्ड था, उसके दो पुत्र, एक जो
जगदेकमल, ठीक है, द्वितीय, और एक तैलब थर्ड, ठीक है। तो तैलब थर्ड के समय में होता क्या है कि जो होयसल, कलचुरी, यादव आदि राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, ठीक है। बाद में होता क्या है, अब दोस्तों शासक कौन बनेगा, अब शासक बने सोमेश्वर चतुर्थ बनेगा, जिसने 1181 से लेकर 1181 से लेकर 1189 तक वो शासन करते हैं। इसके समय की अगर बात करें दोस्तों, ये थोड़ा बहुत एक शक्तिशाली पावरफुल शासक था। इसने होयसल और कलचुरियों को युद्ध में पराजित कर उनका उन्मूलन किया। दोस्तों होयसल है, उनको तो पूरी तरह उनका उन्मूलन नहीं किया, लेकिन कलचुरियों को उसने पूरी तरह से समाप्त ही कर दिया। इसीलिए दोस्तों इसने एक उपाधि धारण की, और बहुत ही अच्छी उपाधि है दोस्तों, कलचुरय कुल निर्मलता, ठीक है, कलचुरियल कुल निर्मलता की उपाधि वो धारण करता है, ठीक है। कलचुरियल कुल निर्मलता की उपाधि धारण करता सोमेश्वर होर, ठीक है। किंतु कुछ समय बाद दोस्तों क्या चतुर्विध विद्रोह, यानी कि चारों तरफ से विद्रोह होने लगे। किसके समय में, सोमेश्वर फोर्थ के समय में। और कल्याणी के चालुक्य का दोस्तों ये सोमेश्वर फोर्थ है, ये चालुक्य यानी कि कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बात की है जो पश्चिमी यानी कि कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने स्टडी की है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसके लिंक को आप अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर उसको शेयर कीजिएगा, कोई सा एजुकेशन ग्रुप वहाँ पर शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए मैं यहाँ से अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।